Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss quarter test for regular classes and fresh classes in this video lecture. As you know, the included syllabus in this test is from your previous 3 tests. So let's start our discussion from part 1, which is objective part. In this objective part we have 20 MCQs based on synonyms and missing information. Each MCQ carries equal mark. Total marks for objective part is 20. I have marked correct answers for you. Our first MCQ is when two loquacious fools with patience rear. The underlined word is loquacious, which means batuni, or the synonyms are talkative or glib. The options are delicious, talkative, thinker, or morbific. And the correct answer is B, talkative. बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा बातूनी. The second MCQ is the currents of business. Currents means here कारोबार के धारे. इसका सिनोनिम flows हो सकता है, streams हो सकता है, tides हो सकता है. और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास flows, flown, bondages and blockages. The correct answer is flows, which also means dhare. With remonstrating member, and the options are liking, protesting, amusing and living. The underlined word is remonstrating. Remonstrating, which means एहतजाज करते हुए. एहतजाज करते हुए, ये जब खिपल की कंडीशन को बताया गया है कि शायर ने जब उसका नक्शा खींचा तो उसके जो अज़ा हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके साथ ये वर्ड अटैच किया था रिमॉन्स्ट्रेटिंग का, which also means objecting or complaining or opposing. And the right option is B, protesting, एहतजाज करते हुए. Fourth one is I made petition. Petition means appeal करना. And the options are application, scarcity, welfare, humiliation. And the right option is application, appeal जिसे हम कहते हैं. ठीक है. 3 days and 3 nights was Hippel gasping. The underlined word is gasping. Missing है यहाँ पे, मिसप्रिंट है. गैस्पिंग को अंडरलाइन आपने करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास. ऑप्शंस आर फीलिंग, लीपिंग, पैंटिंग एंड टॉर्मेंटिंग. गैस्पिंग जिसका मतलब होता है हाँपते हुए. ठीक है, हाँपना यानी बहुत ज़्यादा जो है वो सांस चढ़ना जिसे हम कहते हैं. तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास जो ए, बी और डी हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट हैं. ठीक है, और इसके अदर जो सिनोनिम हैं वो पफिंग हो सकता है, जैसे ब्रेथलेस हो सकता है, वीजिंग हो सकता है. यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन मौजूद है पैंटिंग, सी ऑप्शन में मौजूद है, तो इसी को हम करेक्ट करेंगे. बिफोर दैट टाइम हिज अफेयर्स हैड लैंग्विश्ड. लैंग्विश्ड अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास, लैंग्विश्ड. एंड द ऑप्शंस आर गॉन, वैंक्विश्ड, डेट्रियोटिंग एंड इनोवेटिव. तो हमारे पास जो वर्ड है लैंग्विश्ड यानी उसके जो मामलात थे, उसके जो काम थे वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके थे. तो ये ऑप्शन जो सी है हमारे पास उसको हम यहाँ पे ठीक करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटे नेक्स्ट है 7th, दैट मैन रन टू सीड इन गैबल. गैबल जो है वर्ड यहाँ पे हमारे पास रबिश की सेंस में है कि जो फजूल बातें करना. ठीक है, हसल बसल ऑप्शंस में है हमारे पास, बबल है, रबल है, रबिश है वर्ड हमारे पास एक, और सही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसके लिए जो रबिश वर्ड है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, जो कि डी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है. उसके बाद आप देखें बेटे नेक्स्ट है हमारे पास 8th वन, इन ईच हैंड हिपल हैड अ डैश, गन, बुक, पोमीग्रेनेट एंड डेट्स. तो सज़ा के तौर पे जब हिपल के हाथों में उसने कुछ चीज़ें थमा दी थी कि ऐसा लगे कि वो एक
फ्री है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास, अनार उसके हाथों में जो है वो थमा दिए थे, तो सही ऑप्शन ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन जैसा हमारे पास एक एमसीक्यू है, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज हिपल वाज टोल्ड ही हैड बीन डैश अबव मैन, एग्जॉल्टेड यहाँ पे हमारे पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन में वर्ड आएगा जिसका मतलब तारीफ करना, डिग्निफाई करना, प्रेज, ठीक है, लॉडेड, इसका जो है वो सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, तारीफ करना जो है वो हमें इसके लिए, बादशाह ने जब उसकी तारीफ की, उसकी फ़न की, महारत की, मेहनत की, उसकी अजमत की, तब हम जो है वो ये वर्ड अपनी टेक्स्ट में देखते हैं एग्जॉल्टेड का, तो बी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। हिप्पल वाज पनिश्ड अंडर द गाइज ऑफ, भेस में, ठीक है, फेम, बैनिशमेंट, ऑनर एंड लॉ, यानी कि बज़ाहिर तो ऐसा था कि जैसे वो उसको इज्जत दे रहा है, यानी इज्जत के भेस में उसको असल में पनिशमेंट मिल रही थी। ये सेंस है हमारे एमसीक्यू की, सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ऑनर, ठीक है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी ये, तो ये आपके पास 8 से ऑनवर्ड मिसिंग इन्फॉर्मेशन जैसे एमसीक्यूज, जैसा कि आपको पता है पेपर में भी आ सकते हैं, उससे पहले हमारे पास सिनोनिम एमसीक्यूज थे। 11 to 20 अगेन इन एमसीक्यूज को रिपीट किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चैप्टर नंबर 10 जो है वो सिनोनिम के हवाले से क्लास में भी बताया गया था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वोकैबुलरी थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्ट दी गई है, तो आपने इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, सिनोनिम के लिहाज से और मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बेटे सब्जेक्टिव में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूनिट जो है आपका द पनिशमेंट ऑफ शापेश द पर्शियन ऑन किप्पल द बिल्डर जो है, वहाँ से आपके पास पहले क्वेश्चन लिए गए हैं। यूनिट नंबर 10 जो है, हाउ इज द सेंट्रल मैसेज कन्वेड थ्रू द फेट ऑफ किप्पल एंड हाउ इज इट रेलिवेंट पीपल रिलाई मोर ऑन वर्ड देन एक्शन। आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, 20 उसके मार्क्स हैं, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। उसमें आपको पता है कि एक तो रेलिवेंट रहना होता है, आपने कंटेंट आपका चैप्टर से, टेक्स्ट से रिलेटेड होगा, दूसरा आपने स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक इसमें नहीं करनी होती। इसमें आपको पता है आपने लिखना है कि ही स्टोरी शोज दैट टॉकिंग विदाउट एक्शन ब्रिंग्स फेलियर, और इसके साथ साथ इट रिमाइंड्स अस दैट स्वीट वर्ड्स आर नॉट इनफ, हार्ड वर्क एंड रियल रिजल्ट्स आर व्हाट ट्रूली मैटर। ये हमारा सेंट्रल मैसेज था जो कि बताया गया था हिप्पल के थ्रू कि किस तरह से वो बतूनी है, लेकिन असल जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ की होती है, आपके कामों की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है, डिस्क्राइब यूज ऑफ सार्किज्म एंड आयरनी इन दिस, इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिप्पल एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें आपके पास ये एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि इसमें आपको डायरेक्टली उसको स्कोल्ड करते हुए नहीं दिखाया गया कि इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिप्पल डायरेक्टली ही मेक्स फन ऑफ हिज मिस्टेक्स बाय प्रेजिंग देम इन अ मॉकिंग वे। तो ये बड़ी ही अच्छी एग्जाम्पल है, बड़ी अच्छी टेक्निक है जो आयरनी और सार्किज्म की इस्तेमाल की गई है हिप्पल को ठीक करने के हवाले से। कुछ वर्ड्स कुछ आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, कुछ टेक्निक्स जो उसने थ्रू एग्जाम्पल्स आप बताएंगे इसमें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। थर्ड वन था आपके पास, डिस्क्राइब द चेंज इन करेक्टर ऑफ हिप्पल विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द स्टोरी, कि किस तरह से हिप्पल्स करेक्टर इवॉल्व होता है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, किस तरह से वो शुरू में कितना कॉन्फिडेंट था चीज़ों को लेके, और आहिस्ता आहिस्ता जब उसके साथ उसको पनिश किया गया, ठीक है, वो कितना क्लेवर था, उसकी जो पनिशमेंट्स थी वो किस तरह से उसको असरअंदाज होती हैं, उसका जो फेक प्राइड था वो दैट स्लोली फेड्स अवे, ठीक है, ही शेक्स विद फियर आफ्टर फॉलिंग इनटू द रिवर, एग्जांपल देंगे आप। फिर इस तरह से व्हेन ही प्रिटेंड्स टू सिट ऑन एन इनविजिबल थ्रोन बिकॉज ही इज स्कियर्ड, ये हम उसमें लिखेंगे कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं ही इज़ वीक, पेल एंड फुल ऑफ शेम। तो अब एट द एंड ऑफ द स्टोरी हिप्पल इज़ नो लॉन्गर प्राउड, ये हम उसमें उसका करेक्टर किस तरह से इवॉल्व होता है, किस तरह से चेंज होता है, ये हम लिखते हैं। हाउ डज द सेटिंग ऑफ एन अनफिनिश्ड palace symbolically reflect Hippel's incompetence and the consequences of idle talk?
ये जो पूरा चैप्टर है बड़ा ही सिंबॉलिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि सिंबलिज्म जिसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे ये बात की गई है कि महल जो तमीर करने के लिए कहा गया है वो किस तरह से अभी तक अनफिनिश्ड है, यानी अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ रिलेट कर रही है, किस तरह से फजूल बातों का के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो भुगतना पड़े हिप्पल को। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें दिखाती हैं। आपका 153 पेज है आरवो पे, 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपने इसमें बाकायदा जो है वो लिखना है कि किस तरह से the palace left incomplete is a symbol of his failure and laziness, and it also shows how talking without doing can lead to shame and missed opportunities. ये आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप इसके साथ कोई कोट कर सकते हैं जो कि बड़ा क्लियर करेगी आपके आंसर को। फिर इसी तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि व्हाट डज शापेश यूज ऑफ मेटाफर अबाउट अ फॉर्म सर्वेंट रिवील अबाउट द किंग्स पर्सपेक्टिव ऑन हिपल्स वर्क। कि शापेश ने जो मेटाफर यूज़ किया है एक फॉर्म सर्वेंट के हवाले से, वो किस तरह से आपने इसमें देखना है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मेटाफर हमें ये बताता है कि किस तरह से as someone who neglected his responsibility at the right time and later tried to hide his failure with the flattering words. It also reveals that the king values practical action over poetic excuses. कि जो बादशाह है उसको अल्फाज जो है वो असरअंदाज उस पर नहीं होते, रंग बरंगे जो अल्फाज हैं या जो पोइटिक एक्सक्यूजेस हैं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ जो है वो उसकी वैल्यू लोगों की वो करता है किंग। ये मेटाफर जो डिफरेंट उसने यूज़ किए हैं ये हमने दिखाने हैं उसके फेलियर से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ जाता है द ऑथर फ्रिक्वेंटली यूजेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन द टेक्स्ट। ये जो पहले 5 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10 से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो क्लीन वाटर से लिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वार्टर है, इसमें आपके पिछले जो प्रीवियस 3 टेस्ट थे उनका सिलेबस शामिल था। तो क्लीन वाटर जो चैप्टर है वो भी इसमें चूंकि शामिल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लीन वाटर से लिया गया है। 6th क्वेश्चन कि ऑथर जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यूज़ कर रहा है टेक्स्ट में। हमने जो है वो ये कोई सी भी एग्जांपल लेनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप टेक्स्ट में से कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके आरवो में पेज नंबर 122 पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये कि कंटामिनेटेड वाटर कैन हार्बर हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस दैट कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। और आपको बाकायदा वहाँ मेंशन किया गया कि पैराग्राफ नंबर 2 से ये टेक्स्ट की एग्जैक्ट लाइन उठाई गई है, और यहाँ पे हमें वजह और उसका असर जो है बीमारी का वो दिखाया गया। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टेक्स्ट में किस तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये डायरेक्टली और क्लियरली लिंक करता है डर्टी वाटर को डेडली डिजीजेस के साथ, जिससे हम बड़ा क्लियर होते हैं कि किस तरह से कोई भी कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को हमने दिखाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हैज़ द राइटर अप्लाइड प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर। के प्रॉब्लम सोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से राइटर ने इस में फॉलो किया है। तो पैराग्राफ नंबर 8 बड़ा ही क्लियरली प्रेजेंट करता है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड कंटामिनेशन एंड पर्पसेस, जो आपके पास सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं उनको, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड मैनेजमेंट है, ये किस तरह से इसमें शामिल है। और ये बड़ी ही रियलिस्टिक और अचीवेबल चीज़ें हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें हमने पैराग्राफ नंबर 8 को मेंशन करते हुए बाकायदा प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है वो दिखानी है कि किस तरह से प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक हो गया कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, एजुकेट कर रही है, बहुत से इनिशिएटिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रॉब्लम को, वाटर स्कार्सिटी को ख़त्म करने के लिए। देन आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, हाउ हैज़ द राइटर अप्लाइड 8 आ जाता है, सॉरी, हाउ कैन ग्लोबल प्रोस्पेरिटी बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसमें भी ये भी आपका जो है वो क्लीन वाटर से ही लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास इसमें भी आप जो है वो इस तरह से दिखाते हैं कि जो ग्लोबल प्रोस्पेरिटी है उसको जो है वो किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूशन है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपके पास पेज नंबर 123 पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा है कि हमने इसमें देखा कि बेसिकली इट रिड्यूसेस डिजीज़, हेल्थ इंप्रूव होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबल कम्युनिटीज़। इसमें टेक्स्ट से हमने एग्जैक्ट लाइन उठानी है, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ बट ऑल्सो फोस्टर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जब ये लाइन हम कोट करते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें अगर, व्हाट आर सम कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव मेंशन्ड फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी पेज नंबर 123 पे मौजूद है आपकी आरवो पे, कि इसमें आपने ये बताया कि सम ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव मेंशन्ड इन द टेक्स्ट फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। इस तरह से रेन वाटर को अगर हम स्टोर कर लेते हैं तो पानी का जो इस्तेमाल है वो हम ज़्यादा एफिशिएंटली और बड़ा ही प्रोटेक्टिंग नेचुरल वाटर कैचमेंट के ज़रिए से कर सकते हैं। ये आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, ये भी क्लीन वाटर से लिया गया है कि व्हाई इज़ इट क्रूशियल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट लाइक क्लीन वाटर। इसमें आपने डिफरेंशिएट बेसिकली करना है, ओपिनियन क्या होता है और फैक्ट क्या होता है। और एग्जाम्पल हमने कहाँ से कोट करनी है, चैप्टर से। यानी जब भी आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखें, प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर को देखें, या आप जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अब ये देख रहे हैं कि ओपिनियन एंड फैक्ट को देख रहे हैं, इस सारी टर्म्स को देखते हुए आप बता तो रहे हैं बड़ा क्लियर, एग्जाम्पल आपने लेनी ही क्लीन वाटर से है क्योंकि इसी चैप्टर में इनको मेंशन किया गया है। और अगर आप टेक्स्ट एग्जैक्ट कोट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप पैराग्राफ का नंबर ऐड कर देते हैं कि किस पैराग्राफ में इस टेक्निक को यूज़ किया गया है, इस टर्म को यूज़ किया गया है, तो भी बड़ा अच्छा आपका आंसर बन जाता है और बड़ा ही रेलिवेंट रहता है। तो इसमें भी जो है वो आप इस तरह से ओपिनियन और फैक्ट का डिफरेंस जो है वो बताएंगे कि किस तरह से आपने WHO से रिलेटेड जो बात और क्लेम्स बताए गए हैं इसमें, उसको आपने इसमें डिस्कस कर लेना। उसके बाद बेटे ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो कि 20 मार्क्स के थे। अगर जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आप एलेबोरेट करोगे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तो आपको 20 मार्क्स बड़े अच्छे तरीके से एनुअल में भी इसके पूरे मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स के मिलते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, जो कि 10 नंबर की दी गई है आपके पास, और ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 10 से ली गई है, खिपल वाले चैप्टर से, ठीक है। पैराग्राफ है आपका, द किंग देन लेफ्ट हिम विद अ गार्ड ऑफ 25 ऑफ हिज बॉडीगार्ड। आपने इसको पेज नंबर 148 पे, आरवो पे 148 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन के हवाले से देख लेना है। ट्रांसलेशन करते हुए एक चीज़ जिसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो है कि आपने सेंटेंस वाइज बा मुहावरा तर्जुमा तैयार करना होता है, ठीक है। और जो है वो वोकैबलरी का भी बहुत अच्छे से, इस तरह से टेंस स्ट्रक्चर और शिफ्ट ऑफ टेंस का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना होता है। उसके बाद बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, राइट अ स्टोरी ऑन द फॉलोइंग मॉरल, एज यू सो सो शैल यू रीप। 10 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन बनता है मॉरल स्टोरी का। आरवो पे भी आपके पास मौजूद है, 274 पेज पे, 275 पेज पे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। इसमें दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यानी स्टोरी जो है, एक तो 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ ऑर्नामेंट्स जो है उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ द जैकल एंड द कैमल वाली जो स्टोरी है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे स्टोरी लिखते हुए वो टेंस की है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपने इसको पास्ट में लिखना होता है। फिर इस तरह से अगर कोई डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है। ये 2-3 बातें जो है वो आपने मॉरल स्टोरी में ध्यान में रखनी है। इन दोनों में से 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ ऑर्नामेंट्स को लिखें या द जैकल एंड द कैमल को लिखें,
ये दोनों ही इस मॉरल से रिलेटेड हैं। आपने उनको ये 2 बातों का ध्यान रखते हुए, बाकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट करेंगे। ये आपका बेटे 10 मार्क्स की जो है आपकी स्टोरी है। 10 मार्क्स का आपके पास ट्रांसलेशन है और 20 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आंसर्स थे और 20 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज थे। ये आपका क्वार्टर टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है फ्रेश और रेगुलर क्लासेस दोनों के लिए। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। और जो है वो जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।